इधर प्यार का निशान बना देता हूँ। ये देखो, इस आइटम और इस आइटम में बहुत बड़ा ज्यादा प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है। याद है, समझे? इसलिए वो एक दोनों क्या, कोई लड़की आपको फालतू का मैसेज करती है कि जानू आई लव यू सो मच, तो उसको बोल दो शट अप, I am on working. I am watching the Vijay sir lecture. You need not to disturb me. और छो नहीं समझ आएगा। पटाका पटाका पुर्रोका रगड़ा फोरा फोराका सा हो जाएगा। ये है, आपने इस पे फोर्स लगाई और इसकी वजह से इसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको, ये जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज हो रही है, देखो ये इसकी नेचुरल पोजीशन है। जैसे ही आपने नीचे तक खींच दिया, क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना? उसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ रॉड। मीन पोजीशन से आगे कितनी आ गई है, x, है ना? अब मैं छोटा वर्क डन निकालूंगा, छोटा स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा, स्ट्रेस। आपने फिर एक ऐसी लिमिट आ गई कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे ना, स्ट्रेन ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट जहां पे ऐसा होगा उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसको ऐसे करोगे ना तो ये अपनी इलास्टिसिटी खो देगा। इसको हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, मुदस्सिर, वानी, शेख साहब, पीयूष, राहुल, करण, किरण, रवि, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह, मेरे प्यारे बच्चे, गुड्डू, सब बढ़िया सर। आपका क्या हाल है? सब एकदम मस्त छे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है सर? बड़े अच्छे से, मजा आ रहा है आपकी फिजिक्स के लेक्चर देख के। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, जिस बच्चे को भी जो भी डाउट है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछे, मेरे नंबर पे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, ये जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, इससे पहले मैं आपको एक मस्त सा बढ़िया सा शेर सुनाऊंगा और फिर इस चैप्टर की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। कहीं बार कहीं बार नाना, कहीं बार कहीं बार नाना, ये क्या बात है मेरे यार, नाना, नाना। मैंने जो पूछा उससे कि क्या तुमको फिजिक्स व तैयार है, वो कहती रही नाना, नाना। बड़े चलाक बच्चे होते हैं आजकल के। दोस्तों से पूछो ना कि आप क्या तैयार क्या तैयार कर रहे हो, बताते ही नहीं है। तो इन दगाबाज दोस्तों की बातों में नहीं आना, अपने लेवल पे टाइम टेबल बनाना और अच्छे से तैयार करना। ओके सर, ओके सर। बताओ इस चैप्टर की कहानी, मेरी बात से ध्यान से सुनो। फिजिक्स में एक बड़ा यूनिट आता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल। उसमें 3 बेसिक चैप्टर हैं। एक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दूसरा इसके बाद आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तीसरा इसके बाद आएगा कौन सा, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यूनिट एक है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और उसमें छोटे छोटे कितने चैप्टर हैं, 3। पहला चैप्टर उनमें से ये है। सर अलग अलग करके क्यों पढ़ा रहे हो? अलग अलग करके मास्टर जी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे, टॉपिक आपके दिमाग में रहे। अगर एक ही बार हम पढ़ा दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल में जमगट्ठा, तुम्हारे दिमाग में जमगट्ठा बन जाएगा, तुमको कुछ नहीं समझ आएगा। पटाका पटाका पुर्रोका रगड़ा फोराका सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको अलग अलग करके पार्ट्स में ये चैप्टर करवा रहा हूं। ये चीज ध्यान में रखना, और किसी बच्चे को समझ ना आए तो उसको समझा भी देना कि मास्टर ने ये चीज लेक्चर में बोल रखी है। अच्छा जी सर, और कोई बात? और बात यही है कि फालतू चीजों से दूर रहना। अगर कोई लड़की आपको फालतू का मैसेज करती है कि जानू आई लव यू सो मच, तो उसको बोल दो शट अप, I am on working. I am watching the Vijay sir lecture. You need not to disturb me or sending the message. ओहो सर, आपकी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है, इससे भी खतरनाक इंग्लिश है। चैप्टर पे ध्यान दे ले जो तेरा काम है। ओके सर। अच्छा, चलते करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमारे जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर, पहले मैं आपको सॉलिड के बारे में बता देता हूं। सॉलिड है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड, ठीक है। सॉलिड क्या है? जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक स्केल पड़ा हुआ है, ये एक सॉलिड है,
ये क्या है, सॉलिड है। मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की ही बात करूंगा, मैं कोई और फालतू की बात करने वाला नहीं हूं। ये मेरे पास क्या है, सॉलिड है। सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड आर एक्चुअली हार्ड। सॉलिड आर एक्चुअली हार्ड। दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट शेप। हार्ड भी होते हैं, उनका आकार भी होता है ऐसे, है ना। और ये तो हमें पता ही है कि ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है, वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें से सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है। अच्छा, इतनी बात क्लियर होगी सर, इतनी बात क्लियर होगी है। अच्छा, मैटर किससे बना होता है, एटम से। तो मैं अगर एक ईंट लूं, वो भी सॉलिड है, उसके एटम होंगे एटम 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 एटम। बात समझ आई नहीं। अब ये एटम है, और अब ध्यान से देखो तो सॉलिड में एटम बड़े बड़े पास पास होते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज स्मॉल, इज स्मॉल, या लीस्ट लिख लो। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है चाचा बशीर अहमद, कम है वो, एक एटम और दूसरे एटम के बीच का। बशीर मेरी आवाज आ रही है ना, नॉक नॉक बशीर। एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो दूरी है वो कम है, समझ आया। अच्छा, वो कम क्यों है, क्योंकि ये वाला एटम दूसरे एटम से बहुत प्यार करता है। तो यहां पे क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्स क्या है, ग्रेटर है। ये मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं सॉलिड का, मतलब इन दोनों के बीच में प्यार बहुत ज्यादा है। मतलब ये सॉलिड है तो ये एक एक एटम से बना है, एटम बड़े बड़े पास हैं क्योंकि एक एटम दूसरे एटम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो मैं इधर प्यार का निशान बना देता हूं, ये देखो, इस एटम और इस एटम में बहुत बड़ा ज्यादा प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है। याद है, समझे। इसलिए वो एक दोनों क्या रहते हैं, मतलब दोनों पास है, मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत बहुत क्या है, कम है। बशीर, एक एटम दूसरे एटम बहुत ज्यादा प्यार करता है सॉलिड के केस में। बात समझे कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद ध्यान से समझो, उसके बाद मैं ये क्या बोल रहा हूं कि जो हमारा सिक्स प्रॉपर्टी रहेगी कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में। ठीक है, मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि एटम बड़े पास पास होते, एटम बड़े क्या होते हैं, पास पास। तो मान लो किसी इंसान ने यहां से आवाज लगाई, तो ये एटम वाइब्रेट करेगा इधर, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये एटम क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा इधर, तो ये वाला भी वाइब्रेट करेगा, ये वाला भी वाइब्रेट करेगा, तो पास वाला और वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, और आवाज जल्दी ट्रैवल करती है कान तक। क्यों, क्योंकि एटम ना एक दूसरे से सट के होते हैं। सट का मतलब हो गया बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, उसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। बात समझे कि नहीं। आप खुद देखो, ये एटम एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार कर रहा है, तो एनर्जी भी इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगी, आवाज भी जल्दी जल्दी जाएगी ना, एज कंपेयर टू लिक्विड। क्योंकि लिक्विड के केस में एक एटम और दूसरे एटम के बीच में गैप होता है। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद है जी सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट क्या है, समझना ध्यान से। कंप्रेसिबिलिटी इज मिनिमम, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू जीरो। कंप्रेसिबिलिटी जीरो, क्या मतलब जीरो का मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास सॉलिड है, ये मेरे पास क्या है, सॉलिड। अब इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, नहीं ना कंप्रेस कर सकते हो, तो हम इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये और दब नहीं सकता बशीर साहब, और ये दब नहीं सकता, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, जीरो है। ओके डन सर। अच्छा, अब देखो ध्यान से, और मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, सुनना, अगर आप ध्यान से देखो सॉलिड के केस में, तो इसके एटम क्या होते हैं, एक दूसरे से सट के होते हैं, तो थोड़ी सी जगह पे एटम ज्यादा आ जाते हैं।
तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसकी वॉल्यूम बहुत कम होती है, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा सर, इस चैप्टर को आप लेके कैसे चलोगे? मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर को हम लेके कैसे चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। इस चैप्टर में जो पहले मैं डिस्कस करवाऊंगा वो डिस्कस करवाऊंगा मैं स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है सर। और क्या डिस्कस करवाओगे? इसके बारे में मैं इसके बाद में बात करूंगा स्ट्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रेन के बारे में। सर और क्या बात करोगे? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप, दैट इज हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सर और क्या डिस्कस करेंगे? और इन दोनों को जब आप मतलब रिलेट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको आप क्या बोलते हो? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हमारे इस पूरे चैप्टर में रहने वाले हैं और पूरा चैप्टर इन्हीं 4 चैप्टर के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। चलो हम मैन पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक अपना शुरू करते हैं, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स अच्छा, हमारे पास टॉपिक क्या आता है? दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स which change the shape of the body, shape of the body। मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स जो शेप ऑफ द बॉडी को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। जैसे ये है, आपने इस पे फोर्स लगाई और इसकी वजह से इसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसको, ये जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज हो रही है, इसी को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अच्छा, बात समझ आई कि नहीं? है मतलब ये आपने फोर्स लगाई ना, ये जो मैं इधर लगा रहा हूं ये वाली फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है, जो शेप चेंज करती है। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? internal force which help the solid to regain the shape, to regain the shape। जो शेप को रीगेन करने में मदद करते हैं दोबारा, उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स। देखो ध्यान से, ये मेरे पास कोई सॉलिड था, अब आपने इस पे फोर्स लगाई एक्सटर्नल, तो इसकी शेप चेंज होगी ना, है ना। जब शेप चेंज हो गई, शेप चेंज होगी, तो आपको पता है कि सॉलिड का एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है? प्यार करता है। तो आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई, बट एक एटम दूसरे एटम से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, बशीर प्यार करता है, तो ये इसको दूर जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। तो ये अंदर की तरफ एक इंटरनल फोर्स लगाएगा जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हो। बात समझे कि नहीं? तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी? इंटरनल फोर्स, जिसकी वजह से जब आप एक एटम को दूर करने की कोशिश करते हो तो पहले वाला एटम दूसरे वाले एटम को अपने पास ले आता है। इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या हो गया? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टू रीगेन इट्स शेप। मतलब वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे ये बैलून इलास्टिक है, ये क्या है? इलास्टिक है। समझ आया कि नहीं है? क्योंकि ये अपनी शेप क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है। उसी तरह से प्लास्टिक। अच्छा, इलास्टिक ज्यादा कौन होगा? जिसको एक एटम से दूसरे एटम से बहुत ज्यादा प्यार होगा। वो नहीं चाहता कि ये वाला एटम यहां से छिन के इधर चला जाए, तो दोबारा ये अपने अंदर इंटरनल फोर्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ये वाला एटम उसके पास चला जाए। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है।
ओके, अच्छा, प्लास्टिसिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टू नॉट रीगेन इट्स शेप, जो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकता, उसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज प्लास्टिसिटी। जैसे आपके सामने ये है, मैंने इसको खींचा ऐसे, है ना, तो ये अचानक से निकल के पूरा आया, तो ये अपना शेप रीगेन नहीं कर सकता, तो ये क्या बोलेंगे कि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिसिटी है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? प्लास्टिसिटी है। बात समझे कि नहीं है? देखो, इलास्टिक वही होगा जिसके एटम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट जबरदस्त तरीके से प्यार करते हैं, जैसे खींचोगे वापस अपनी जगह पे ले आएगा, अगर जैसे खींचोगे वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे? वो प्लास्टिक है। जैसे आपके पास कोई लिफाफा हो गया प्लास्टिक का, ठीक है, ये है ना, ये प्लास्टिक है, जैसे खींचा तो ये अपनी जगह पे वापस तो नहीं आया, नहीं ना आया, अपनी रीगेन थोड़ी शेप की, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में अपनी शेप रीगेन नहीं करता, इलास्टिसिटी में अपनी शेप रीगेन करता है। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने इलास्टिसिटी के बारे में सीख लिया, प्लास्टिसिटी के बारे में सीख लिया। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है, दैट इज स्ट्रेस। क्या आता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मतलब देखो, जब आपने इसको खींचा ऐसे, है ना, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हुई, वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितनी लग रही है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस का ये मतलब नहीं है कि ओह मुझे स्ट्रेस आ गया, मैं पागल हो गया। बशीर, ऐसा नहीं सोचना। बशीर, मेरी बात सुनो। क्या सोचना है कि जैसे ही आपने इसको खींचा तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हुई, वो पर यूनिट एरिया कितनी लग रही है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का हरगिज मतलब ये नहीं है जो आप दिमाग में सोच रहे हो, स्ट्रेस है, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा दिल नहीं लग रहा पढ़ने के लिए। दिल इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि तुमने आदत नहीं बना रखी है। अगर तुम आदत बनाएगा तुम आराम से पढ़ेगा। बात समझे कि नहीं? तो ध्यान से देखा जाए तो स्ट्रेस क्या हुआ? स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रेशर वाली टर्म है ना? प्रेशर होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, बट सॉलिड में ये क्या चीज है? सॉलिड में इसी चीज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। अच्छा, इसमें ध्यान में रखना, इसकी एक चीज तो वो यूनिट पूछ सकता है, स्ट्रेस की यूनिट पूछेगा। ये ऊपर क्या? दैट इज फोर्स, दैट इज न्यूटन, और नीचे क्या? दैट इज मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? स्ट्रेस की एसआई यूनिट है। दूसरा क्या पूछ सकता है? डायमेंशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? डायमेंशन। अब मेरी बात सुनना, फोर्स अपॉन एरिया है ना, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, यही होती है ना। और एरिया की कितनी होती है? एल, यही होती है ना। एरिया की एल स्क्वायर होती है, सॉरी, एल और ये एल कैंसिल, इधर कितना बचा? 1, तो ये कितना हो जाएगा? एम, ये एल ऊपर चला जाएगा, एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका? स्ट्रेस का। समझ आया कि नहीं है? तो स्ट्रेस की मैंने यूनिट भी बता दी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया। ओके, और आपको मैंने कंसेप्ट भी सिखा दिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में अगर आप ध्यान से देखो तो कितने तरह का स्ट्रेस हो सकता है? एक हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा हो सकता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एक क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और तीसरा क्या है? दैट इज शेयर स्ट्रेस। मैं बहुत अच्छे से तीनों स्ट्रेस आपको पढ़ाऊंगा। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया? देखो, ये एक सरफेस था, ये एक सॉलिड था, आपने फोर्स लगाई अलोंग दी सॉलिड, तो जो स्ट्रेस इसमें डेवलप्ड होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वो स्ट्रेस, द स्ट्रेस विच डेवलप्ड व्हेन द फोर्स इज एक्ट
along the solid when the force is acting या when the force is applied along the solid। तो इसके केस में जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा उसको बोलेंगे longitudinal stress। the stress developed when the force is applied along the solid। ठीक है ना, जैसे ये आपने ये सरफेस था, ये सॉलिड आपने चिपका दिया, along the solid आपने फोर्स लगाई, तो जो स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप्ड होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अच्छा एक एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूँ, जैसे ये सरफेस है, ये आपका सॉलिड आ गया, आपने फोर्स लगाई along द बॉडी, तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप्ड होगा या स्ट्रेस डेवलप्ड होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कौन सा? दूसरा स्ट्रेस हो गया क्या? द स्ट्रेस इज डेवलप्ड when force is applied along the volume। ठीक है, जैसे ये हो गया मेरे पास बैलून है ना, आपने along the volume फोर्स लगाई है ना, ठीक है, ऐसे लगाई, ये मेरे पास बैलून है, ये आपने फोर्स लगाई हर तरफ से, तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ ना, तो इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ जो रीगेन कर रहा है इसकी शेप को। जैसे ये आपने ऐसे किया और ये क्या कर रहा है? रीगेन कर रहा है। ये दबाया आपने, ये क्या कर रहा है? दोबारा रीगेन कर रहा है अपनी शेप। ठीक है, पहले कुछ देर तक इसका शेप चेंज हो जाएगा ऐसे, है ना, जैसे ही मैं ये स्ट्रेस हटाऊंगा ना तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो सच अ स्ट्रेस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, द shear stress, shear stress होता है तीसरा, द स्ट्रेस डेवलप्ड, वो स्ट्रेस जो डेवलप्ड होता है when the force is applied tangentially। समझ आया कि नहीं है? कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आपके पास एक बॉक्स है जिसको आप क्या बोलते हो? पेटी बोलते हो। ठीक है, ये सरफेस के साथ चिपकी हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल सख्त है ऐसे, ये कहीं मुड़ना नहीं चाहती। तो आपने क्या किया? आपने यहां से फोर्स लगाई, एफ एक्सटर्नल लगाया, ठीक है, तो ये यहां से चिपकी हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई है, चिपकी 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 चिपकी, तो ये थोड़ी सी यहां से क्या हो जाएगी? टेढ़ी, है ना, ये मुड़ जाएगी। फोर्स आपने कैसे लगाई? टेंजेंशियली लगाई या पैरेलल लगाई? पैरेलल टू द सरफेस लगाई, जिसकी वजह से आपने जैसे लगाई तो पेटी थोड़ा ऐसे होगी, कुछ देर आप हटा दोगे तो ये वापस इधर हो जाएगी ना, पर जैसे ही आपने लगाई है तो इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप्ड हो गया। सच अ स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेस। मान के चलो कि इसकी जो लेंथ थी, यहां से इधर लेंथ कितनी थी? दैट इज एल, और ये इधर से इधर कितना डिस्प्लेस हो गया? डेल्टा एक्स। बाद में हम इस चीज का यूज करेंगे स्ट्रेन में, तो अभी ये याद रख लेना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दैट इज शेयर स्ट्रेस, दैट इज शेयर स्ट्रेस। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, अमूमन जो स्ट्रेस होता है ना, अमूमन जो स्ट्रेस होता है उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। स्ट्रेस को डिनोट किससे किया जाता है? सिग्मा से। स्ट्रेस को डिनोट किससे करेंगे? सिग्मा से। ये याद रख लेना, स्ट्रेस को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम, हमारा अगला टॉपिक है दैट इज स्ट्रेन। क्या टॉपिक? स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या मतलब होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज आना। स्ट्रेन का मतलब क्या है? दैट इज चेंज आना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये स्प्रिंग है, तो इस पे मैंने स्ट्रेस लगाया तो इसके अंदर क्या आया? चेंज आया। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, इसकी शक्ल बदली, इसको बोलते हैं स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? ये एक रेशो होता है, इट इज द रेशो ऑफ
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन टू द टू द टू द इनिशियल ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गुरेशन। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। ये इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये। ठीक है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये ओरिजिनल है। इसकी लेंथ मान के चलो एल है। अब क्या हुआ, आपने इसको खींचा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? चेंज। एल से क्या होगी? L1। ठीक है, तो स्ट्रेन हुआ क्या? स्ट्रेन इज चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का चेंज। कितना चेंज हुआ? L1 माइनस एल। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? L। तो स्ट्रेन क्या हुआ? स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। दैट डेल्टा मींस द चेंज। दैट डेल्टा मींस द चेंज। मतलब स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन पैदा होता है। स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अगर आपसे कोई इसकी यूनिट पूछे तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, तो इसकी यूनिट कुछ नहीं होती। ये यूनिट लेस है। इसके डायमेंशंस भी कुछ नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके डायमेंशंस की बात करोगे, किसकी बात करोगे? डायमेंशंस की बात करोगे, तो ऊपर भी एल है, नीचे भी एल है, तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 जब आता है तो वो क्वांटिटी यूनिट लेस भी होती है और डायमेंशन लेस भी होती है। ये चीज अपने दिमाग में रखो। अच्छा, इतना याद रखो कि स्ट्रेन का ना यूनिट होता है और ना डायमेंशन होता है। ज्यादा कंफ्यूजन जाना ही नहीं। अच्छा, जैसे स्ट्रेस होता था 3 तरह का, स्ट्रेन भी होगा 3 तरह का। ठीक है, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पहला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दूसरा, और शेयर स्ट्रेन तीसरा। ठीक है, अच्छा सुनना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? द स्ट्रेन कॉज्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब वो स्ट्रेन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से कॉज होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान के चलो ये मेरे पास ओरिजिनल लेंथ एल है, आपने अलोंग द फोर्स लगाई। अलोंग द फोर्स जब लगती है पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसकी वजह से इसकी लेंथ बदल गई। कितनी बदल गई? दैट इज L1 बदल गई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा, वो क्या होगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। चेंज इन लेंथ क्या है? दैट इज डेल्टा L अपॉन L। और इसकी ना डायमेंशंस होंगे और ना कोई यूनिट होगा। ना डायमेंशन होगी और ना कोई यूनिट होगी। ठीक है, डेल्टा L अपॉन L कहीं पे भी देखो तो वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया? द स्ट्रेन कॉज्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले वॉल्यूम था V। ठीक है, आपने इस पे अलोंग द वॉल्यूम फोर्स लगाई, ये लगाई। स्प्रिंग इधर रख देते हैं, बाद में यूज आएगा। ये इधर लगाई, तो इसका वॉल्यूम पहले V था। बाद में जब हर तरफ से फोर्स आई तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया, V1 हो गया। V, तो क्या चेंज आया ना इसकी शेप में? तो वही तो स्ट्रेन हुआ, बट आया किसकी वजह से? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से। तो इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको कैसे लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय
ऐसा इसको आप फुला भी सकते थे, आप इसको हर तरफ से बाहर की तरफ भी निकाल सकते थे, उसके केस में फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दो बार आ गया है। ठीक, यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं होगा, यहां पे होगा दैट इज shear स्ट्रेन। क्या होगा, shear स्ट्रेन। देखो, द स्ट्रेन ड्यू टू shear स्ट्रेस, वो स्ट्रेन जो shear स्ट्रेस की वजह से हो उसको बोलेंगे shear स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा, shear स्ट्रेस कब होता था, जब आप फोर्स सरफेस के पैरेलली लगाते थे। ये फोर्स सरफेस के पैरेलली लगे, जैसे ही पैरेलली लगा तो ये जो डिब्बा था ये थोड़ा सा क्या हो गया था, टिल्ट हो गया था। अच्छा, यही तो चेंज हुआ था, यही थीटा चेंज हुआ था, इसकी लेंथ क्या एल, और डेल्टा एक्स ये इधर खसक गया था। यहां पे जो शेयर स्ट्रेन है, यहां पे जो शेयर स्ट्रेन है वो चेंज क्या है, दैट इज टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस ट्राइंगल में अपोजिट क्या है, दैट इज डेल्टा एक्स, और एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज एल। तो डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ देखो ध्यान से, आराम से सुनना। हुक्स लॉ ये कहता है, देखो, स्ट्रेस थोड़ा तो स्ट्रेन भी थोड़ा, स्ट्रेस ज्यादा तो स्ट्रेन भी ज्यादा। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द stress is directly proportional to strain। क्या कहता है, बोलता है जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की। बात समझिए नहीं, मतलब ये स्प्रिंग है, इस पे अगर आपने थोड़ी फोर्स लगाई तो ये थोड़ा खिसकेगा, थोड़ा स्ट्रेन, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस इसमें होगा उतना ज्यादा इसकी बॉडी में चेंज आएगा। तो उस वही लिखता है क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना इसमें स्ट्रेस ज्यादा होगा उतना इसमें चेंज ज्यादा आएगा, इसकी शक्ल उतनी ज्यादा बदलेगी। अच्छा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट आएगा, इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज ई, ई इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखो, इधर इधर देखना, समझना ध्यान से। ये स्प्रिंग है, इस पे आपने वेट लगाया 1 kg का, कितने केजी का, 1 kg का। तो सॉरी, तो ये अपनी मीन पोजीशन से ये वाली चीज खिसक गई नीचे, कितना, 1 मिलीमीटर। एक, देखो स्ट्रेस क्या था, दैट इज फोर्स, इसका वेट अपॉन एरिया, तो स्ट्रेन कितने का आया, मतलब चेंज कितने का आया, 1 मिलीमीटर का। इसी तरह से आपने थोड़ा लोड और बढ़ा दिया, मतलब 2 kg आया, तो ये खिसका कितना अपनी जगह से, 2 मिलीमीटर। मतलब जैसे जैसे आपने स्ट्रेस बढ़ाया वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या कर गई, बढ़ गई है। आपकी ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वेट आपने 3 kg किया तो ये स्ट्रेन इसमें पैदा हो गया 5
मिलीमीटर का। तो इससे पता क्या चला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस ज्यादा उतनी स्ट्रेन ज्यादा, जितना स्ट्रेस ज्यादा उतनी स्ट्रेन ज्यादा। बशीर अहमद, आप मुझे सुन पा रहे हो ना? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि स्प्रिंग में जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी इस स्प्रिंग की शक्ल बदलेगी। ठीक है, जैसे ये मेरे पास है, देख, जितनी फोर्स लगाएगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितनी फोर्स लगाएगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। यही बोलते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, अब इसका प्यारा सा ग्राफ बनाते हैं, आराम से सुनना। ये मेरे पास आ गई वाई एक्सिस और ये मेरे पास आ गई एक्स एक्सिस। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, इस पे आपने ले लिया है स्ट्रेन, ठीक, इसमें आपने ले लिया है क्या? स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। ठीक है, देखो सुनो, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, ये बात तो समझ आई होगी क्या बोल रहा हूं? जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन चलती है जहां पे ये दर्शाया जाता है कि जो स्ट्रेस बोला ना सिग्मा से डिनोट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उसी के प्रोपोर्शन पे स्ट्रेन बढ़ेगा। बट एक लिमिट आएगी, जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये एक ऐसी लिमिट है जिस पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे ना तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा। इस लिमिट को बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब क्या हो गया? देखो, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है ना? क्या बोल रहा है? स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस। आपने फिर एक ऐसी लिमिट आ गई कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे ना स्ट्रेन ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट जहां पे ऐसा होगा उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और एक एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसको ऐसे करोगे ना तो ये अपनी इलास्टिसिटी खो देगा। इसको हम क्या, देखो ये खो गया ना, अब ये वापस अपनी जगह पे नहीं आया। इसको आप बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे? दैट इज इलास्टिक पॉइंट। बशीर साहब समझ आया? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अच्छा, फिर आप इसको अगर और खींचोगे, ये और खींचोगे, जब और खींचोगे तो ये टूट जाएगा। तो एक सी पॉइंट आएगा और खींचने पे, जिसको आप क्या बोलोगे? ब्रेकिंग पॉइंट। होप आपको हुक्स लॉ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, हुक्स लॉ को थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो देखो, मैंने क्या बोला बशीर साहब? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना? स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, है ना? ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब देखो, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो मुझे पता चल गया। स्ट्रेस कितने तरह का? 3 तरह का। स्ट्रेन कितने तरह का? 3 तरह का। तो ई भी कितने तरह का? ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी कितने तरह का? ये भी 3 तरह का। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो इसको बोलेंगे यंग मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो बल्क मॉडुलस। और अगर शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन तो उसको बोलेंगे दैट इज शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह की है, क्योंकि स्ट्रेस भी 3 तरह का है और स्ट्रेन भी कितने तरह का है? 3 तरह का है। मेरे बशीर और नाजिया, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं स्ट्रेस 3 तरह का है, स्ट्रेन 3 तरह का है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह की है। समझ आया कि नहीं आया? तो इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास आया जी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई। ठीक है,
ई कितने तरह का? 3 तरह का। कितने तरह का बशीर साहब? कितने तरह का? 3 तरह का। पहला कौन सा? यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर कौन सा? दैट इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर कौन सा? दैट इज शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक। अच्छा, ई का तो आपको पता है। ई का मतलब क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पे जो होगा, यहां पे क्या होगा? दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बात समझ आई कि नहीं आई? इधर क्या होगा? बल्क का, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बात समझ आया कि नहीं आया? और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा बशीर साहब? दैट इज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। वेरी गुड। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? रेशो, पॉइसन रेशो। ठीक है। क्या होता है ये पॉइजन रेशो? देखो, इट इज द नेगेटिव ऑफ रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब ये दो स्ट्रेन का रेशो है। पॉइजन्स रेशो क्या है? पॉइजन्स रेशो इज द नेगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना बशीर साहब। बशीर, नाजी जी, तुम भी बैठे हो ना, सुन रहे हो ना मुझे? मेरी बात समझ आ रही है ना? अच्छा, मेरी बात सुनो। lateral strain upon longitudinal strain is equal to Poisson's ratio, that is PR। अब lateral strain में फॉर्मूला रखूंगा और longitudinal strain में मैं क्या रखूंगा? फॉर्मूला रखूंगा। अगर आपको याद हो, जो lateral strain होता है वो क्या होता है? that is delta x upon L होता है, यही होता है ना। और जो longitudinal strain होता है वो क्या होता है? that is delta L upon L, यही होता है ना। बात समझ आई कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने नेगेटिव वैसे ही रखा, डेल्टा एक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या लिखूंगा? डेल्टा एल अपॉन एल। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये एल ऊपर चला जाएगा, अपॉन डेल्टा एल, ये एल 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 कैंसिल, आंसर कितना आया? माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल। ये हमारे पास पॉइजन्स रेशियोज का फॉर्मूला आया, दैट इज पी आर is equal to minus of delta x divided by delta L। ठीक है। पॉइजन रेशियो कुछ भी नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बात समझ आया कि नहीं आया? मैंने बिल्कुल कायदे से आपको बताया कि इसको लैटरल स्ट्रेन को ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, दोनों को डिवाइड किया, इसको जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो L ऊपर आ जाएगा, डेल्टा एल नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल आएगा। अच्छा, इसके बाद है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ रॉड, स्टोर इन द रॉड। बिल्कुल मजे में करेंगे, नाजिया जी आप भी सुनोगे, बशीर जी आप भी सुनोगे, बिल्कुल मजे से आराम से करेंगे। क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी?
मैंने आपको ना जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था वर्क एनर्जी पावर में, तो मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब आप किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ करते हो। किसी भी चीज को छेड़ोगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो मैं क्या लिख रहा हूं, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर व्हेन you stretch द रॉड, जब आप रॉड के साथ छेड़छाड़ करोगे। तो इस रॉड, मान के चलो ये रॉड है, तो इसके साथ आपने छेड़छाड़ की तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जिसको आप बोल रहे हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ रॉड। स्प्रिंग में भी ऐसा ही होता है, जैसे ये स्प्रिंग है, इसके साथ आपने छेड़छाड़ की तो इसके अंदर, इसके साथ जबरदस्ती की तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी है, जिसको आप क्या बोलते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। बट अभी आप रॉड के केस में पढ़ रहे हो, ठीक है। लेट अस कंसीडर द रॉड। ये हमने रॉड कंसीडर किया बिल्कुल आराम से। ये रॉड की नेचुरल लेंथ आ गई L, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया A। मतलब ये आगे से देखने पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। ये अभी इसकी पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने 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 इस रॉड को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर डर नीचे खींच दिया। नीचे क्या कर दिया, खींच दिया। ये इसकी नेचुरल पोजीशन थी, कितनी नीचे खींच दी, डेट इज डेल्टा एल। इस डेल्टा एल पॉइंट तक आपने नीचे खींच दिया। जब देखो ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, जैसे ही आपने नीचे तक खींच दिया, क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना, उसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ रॉड। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से, आपने ये एफ एक्सटर्नल इधर लगाया होगा ना, है ना। जब एफ एक्सटर्नल नीचे लगाया तो इसके अंदर ना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हुई है। जब आपने एफ एक्सटर्नल इधर लगाया ना, तो इसके एटम एक दूसरे से दूर तो जाने नहीं चाहते, क्योंकि सॉलिड का एक एटम दूसरे एटम के साथ बड़ा प्यार करता है। तो इसके अंदर एफ एक्सटर्नल क्या हो गया है, एफ इंटरनल इसके अंदर क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, जितना रॉड को खींचोगे उतना इंटरनल फोर्स बढ़ेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप थोड़ी फोर्स लगाओगे ना, इसके अंदर इंटरनल फोर्स क्या होगी, थोड़ी डेवलप्ड होगी। ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा इंटरनल फोर्स डेवलप्ड होगी। जैसे आपने थोड़ी लगाई तो थोड़ी, ज्यादा लगाओगे ज्यादा। समझ आया कि नहीं आया? तो वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 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 यहां थोड़ा खींचोगे एक्स थोड़ा, तो ये इंटरनल फोर्स भी थोड़ी, मतलब फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स बदलती है जब एक्स बदलता है। देखो मैं इसको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं कि जो इंटरनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ठीक है, ये एक्स बताओगे, एक्स बढ़ेगा तो ये वाली इंटरनल फोर्स भी बढ़ेगी। जैसे एक्स थोड़ा तो इंटरनल फोर्स थोड़ी, एक्स ज्यादा तो इंटरनल फोर्स ज्यादा। ये मैं कहना चाहता था, जैसे स्प्रिंग में होता है। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपको समझ आ गई। अब जब आप इधर ध्यान से देखो तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब x बढ़ाने पे फोर्स, इंटरनल फोर्स बढ़ती है, मतलब जो फोर्स होता है वो वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा हमने निकालना क्या है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, दैट इज वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन। अगर बेटा आपने काम निकाल लिया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, या आप अच्छे से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, तो मतलब मुझे काम निकालना पड़ेगा इस इंटरनल फोर्स की वजह से। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, जो ये काम होगा ना, ये इंटीग्रेशन से काम आएगा, क्योंकि ये फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है। अगर कांस्टेंट फोर्स होती तो आपको इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको जो बोल रहा हूं आराम से समझना। मैं आपको बोल रहा हूं यही रॉड है, मीन पोजीशन से आगे कितनी आ गई है, एक्स, है ना। अब मैं छोटा वर्क डन निकालूंगा, छोटा वर्क डन इज इक्वल टू
फोर्स इंटू dx। इससे मैंने थोड़ा सा आगे और खींच लिया, कितना खींच लिया, दैट इज dx। तो ये छोटा वर्क डन निकाल लिया। अब मुझे काम निकालना है यहां से लेकर यहां तक, दैट इज डेल्टा एल तक। तो मुझे पूरा काम आ जाएगा। सर आपने काम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो गलत हो जाता, क्योंकि फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स का काम हमेशा इंटीग्रेशन से ही निकलता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड में स्टोर होगी ना, उसका फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। ठीक है। तो हमें एक्चुअली में डेरिवेशन में एट द एंड ये मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है, इसलिए मैं वर्क डन पे आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लिखूंगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और इस तरफ भी इंटीग्रेशन लिखूंगा एफ डी एक्स। कहां से कहां तक? ये पोजीशन तो जीरो है, कहां तक, दैट इज डेल्टा एल तक। तो जीरो से लेकर डेल्टा एल तक। और अब ध्यान से देखो, ये तो पूरा काम निकल रहा है। अब मैं फोर्स की जगह क्या लिखूं, मसला ये भी है, फोर्स की जगह क्या लिखूं? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो यंग मॉडुलस क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता था ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस कैसे लिखते थे, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कैसे लिखते थे, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पे इस पॉइंट पे चेंज कितना है, दैट इज एक्स का ही चेंज है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल की जगह आप लिखोगे एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज हम दोबारा इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये एल ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन एक्स, एल अपॉन एक्स। ये बात क्लियर होगी। तो अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय एल। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी। अब देखो फोर्स भी एक्स पे डिपेंड करती है। फोर्स इज इक्वल टू यंग मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। एक्स बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगी। वैसे स्प्रिंग की तरह एक्स बढ़ाओगे तो इंटरनल फोर्स भी क्या करती है, बढ़ती है। इस एफ की वैल्यू को उठा के इधर डालो, दैट इज इंटीग्रेशन जीरो से लेकर डेल्टा एल। एफ की जगह आप क्या लिखोगे, गामा ए अपॉन एल, और ये आ गया एक्स डी एक्स। ये किसकी जगह रखा आपने, ये पूरा फोर्स की जगह रखा। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, इधर देखना, ये वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर डेल्टा एल। फोर्स की जगह आपने क्या डालना है, दैट इज गामा, है ना। फोर्स की जगह क्या डालोगे, गामा ए एक्स अपॉन एल डी एक्स। कुछ नहीं। अब बिल्कुल आसान हो गया। आप सिर्फ ध्यान से देखना, ये सारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। वर्क डन इज इक्वल टू गामा ए अपॉन एल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स जीरो से लेकर डेल्टा एल तक। हमें पता है इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर वन क्या होगा, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स क्या होगा, एक्स में एक ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया। मेडिकल के लिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है इंटीग्रेशन में, बशीर साहब के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। ठीक है। अच्छा, ठीक, ये वर्क डन इज इक्वल टू गामा ए अपॉन एल, इसमें पावर में एक ऐड किया, दो हो गए, उसी से डिवाइड कर दिया। और ये कहां से कहां तक, दैट इज जीरो से लेकर डेल्टा एल तक। ठीक है, डेल्टा एल तक ही लेके जाना है। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट से माइनस कर देना। वर्क डन इज इक्वल टू गामा ए डिवाइडेड बाय ए, अपर एक्स में एक बार डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन टू। ये पूरा तो क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। ये हाफ आगे आ जाएगा, ये हाफ क्या करेगा, आगे आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ आ गया बाहर, ये आ गया गामा ए डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर ध्यान में रखना, इधर में आप
एल से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं डेल्टा एल अपॉन एल होता है दैट इज स्ट्रेन, है ना। तो देखो ये वर्क डन इज इक्वल टू हाफ गामा, ये ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ मैंने इकट्ठे कर दिया, और डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका एल का स्क्वायर। तो ये देखो डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर हाफ, ये क्या है यंग मॉडुलस, ये एरिया इंटू एल होता है वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, और यहां पे ये क्या है स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो मैं समझा चुका हूं। वर्क डन ही क्या है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ गामा, ये मेरे पास वॉल्यूम इनटू ये एक स्ट्रेन, ऐसे ही स्ट्रेन दो बार है ना स्ट्रेन, है ना, और एक स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन को मैंने अलग अलग करके लिया, स्ट्रेन का स्क्वायर था ना, एक स्ट्रेन ऐसे एक स्ट्रेन ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ऐसे ही होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो गामा इंटू स्ट्रेन अगर हो कहीं तो ये किसका बराबर हो जाता है स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। तो ये गामा इससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये किसके बराबर है स्ट्रेस के बराबर है। तो U इज इक्वल टू हाफ गामा इंटू स्ट्रेन के बराबर हो जा रहा है, फिर स्ट्रेन एक बार है और फिर एक बार क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, समझना ध्यान से, इधर इधर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, एक बार गामा इंटू स्ट्रेन हो रहा है, एक बार स्ट्रेन ऐसे ही है, और एक बार हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। देखो यही है ना। अब गामा इंटू स्ट्रेन किसके बराबर है स्ट्रेस, मैंने पहले बता दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ये आ जाता है। और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अच्छा इधर अगर मैं स्ट्रेस को गायब कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं स्ट्रेस को गायब कर दूं, जैसे ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं गामा इंटू स्ट्रेन, ये लिख सकता हूं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ गामा इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अच्छे से लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ गामा स्ट्रेन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा सेकंड फॉर्मूला। आराम से, मैंने बिल्कुल आराम से किया, दिक्कत आ रही है पीछे रिवाइंड कर लो, ठीक है। ये वाला इसका फॉर्मूला कौन सा हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर सिर्फ आप चाहते हो कि आप यंग मॉडुलस, देखो ये क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन के केस में, ये स्ट्रेन और यंग मॉडुलस के केस में, अब हम एक कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेन ही ना रहे, मतलब स्ट्रेस और यंग मॉडुलस की फॉर्म में हो, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर। देखो आपको पता है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस स्ट्रेन को उठाओ उधर ले जाओ, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, इसको उठाओ और इधर पुट कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन गामा का स्क्वायर। क्योंकि स्ट्रेन की जगह लिखना ना, स्ट्रेन का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ गामा, ऊपर स्ट्रेस का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे गामा का स्क्वायर आ जाएगा,
गामा और गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के तीन फॉर्मूले हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन गामा का स्क्वायर। ठीक है, करने वाला हूं वो रहा ये। अच्छा बशीर साहब, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप आपको इस चैप्टर के सारे सारे कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे। अच्छा, इसी के साथ वाला चैप्टर है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वो इसके तुरंत बाद में बनाऊंगा और मैं सुबह तक अपलोड भी कर दूंगा। अच्छा, कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल के लिए वीडियो आएगी, पक्का आएगी। आप पहले ये वाले लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लो ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट ना रहे। अच्छा सर, और कुछ नोट्स आपको मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे, और जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रहा हूं वो भी मिल जाएंगे, जो कलर्ड नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसकी कोई प्राइस नहीं है, पढ़ो सिर्फ। ठीक है, अच्छा मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, आई लव माय कंट्री। ओके, और कोई बात करनी है? नहीं, नींद आ रही है बहुत ज्यादा। चलो मिलते हैं नए लेक्चर में। कौन सा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, अल्लाह का वास्ता पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, बड़ा वास्ता रब दा यार, पढ़ना शुरू कर दो। मैं इतना मेहनत कर रहा थोड़े वास्ते, तो तुस परसों नहीं था कितने जा सो। जी ओके जी, सारे सब हंसा कर, बाय बाय।